अभी मैं आपसे पूछूंगी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ। बहुजन समाज पार्टी का हाथी। कौन सा है? आजकल तो बहुजन समाज, जानते हो आप बहुजन समाज पार्टी? तो पहले मुझे याद है हमारे उधर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी हर बार चुनाव में खड़ी होती, भाग लेती। तब गाड़ियों के पीछे बैनर्स के ऊपर लिखा होता था, चलता है हाथी उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। पंजा मतलब कांग्रेस और फूल मतलब बीजेपी। तो चलता है हाथी उड़ती है धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा, कि हाथी चलेगा तो बसपा जीत जाएगी, बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी, ना तो बीजेपी का फूल बचेगा ना कांग्रेस का क्या बचेगा, पंजा। तो उनका चुनाव चिन्ह क्या हो गया? ये क्यों है चुनाव चिन्ह सबके? क्योंकि भारत जब नया नया आजाद हुआ, वोट देने की बात आई तो वोट किसको देंगे? तो कहा जो आदमी आपको अच्छा लगता है। तो मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे क्या पता नाम किसका है। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह लाए गए। इसलिए कहा सबके आगे चुनाव चिन्ह लगाए जाए, ताकि पढ़ा लिखा आदमी तो नाम देख के वोट दे देगा, और नहीं पढ़ा लिखा चिन्ह देख के। इसलिए गांव में अभी तक भी महिलाओं को पुरुष समझाते हैं, हाथ पे देना है, हाथ पे है ना, फूल पे दे के ना, फूल पे। दिक्कत कब होती है? पहले क्या था, कई साल पहले तक अपने ये था कि दादाजी ने कांग्रेस को वोट दिया पूरी जिंदगी, तो उनके बेटों ने भी कांग्रेस को वोट दिया पूरी जिंदगी, उनके पोतों ने भी कांग्रेस को वोट दिया, और पड़पोतों ने भी कांग्रेस को दिया, और गांव में कहते थे हम तो कट्टर कांग्रेसी है। और यदि किसी ने बीजेपी को वोट दिया तो उनकी 4 पीढ़ी ने बीजेपी को वोट दिया, और उन्होंने कहा हम तो पक्के बीजेपी के आदमी। यही होता था। अब क्या हुआ, अब हर आदमी ने कहा नहीं वैसा, ये क्या तरीका है, दादाजी कांग्रेस को देते होंगे मैं नहीं दूंगा, मैं बीजेपी को दूंगा, पापा बीजेपी को देते होंगे मैं नहीं दूंगा, मैं किसको दूंगा, कांग्रेस को दूंगा। अब महिलाओं वाले में दिक्कत। अब मान लो एक आदमी ने, एक आदमी अपने परिवार कांग्रेसी था, अपने में से एक बंदा बीजेपी के निकल गया, वो बीजेपी से चुनाव लड़ने लग गया, इस बार परिवार को वोट किसको देना पड़ेगा? बीजेपी को। अब महिलाओं के साथ दिक्कत, महिलाओं को तो एक ही याद था कि सबको किस पे लगाना है। फिर महिलाओं को घर में बिठा के समझाना पड़ता है, अब की बार फूल फूल पे लगाना है, हाथ पे लगाना। यदि दुनिया में महिलाओं का राज होगा तो क्या होगा? तुम यदि लिखते तो क्या लिखते? कल संडे, कल संडे, कल घर पे बैठ के सोचना और इस पर 500 शब्द लिखना। आईएएस ने पूछ रखा था, आरएस में भी तो पूछ सकते हैं। केवल क्वेश्चन ये कि यदि दुनिया में महिलाओं का राज होगा तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है, दुनिया ज्यादा अच्छी होगी या बुरी हो जाएगी? ज्यादा अच्छी होगी। राहुल तेरा क्या मानना है? हाथ जोड़ दिए तूने तो। पीड़ित है, भयंकर पीड़ित है तू तो। चल ठीक है, तो तेरा खुद का दर्द है, ये तो पर्सनल दर्द है तेरा। तो हम बाकी लोगों के लिए पूछ रहे हैं कि भाई दुनिया में महिलाओं का राज होगा तो क्या होगा? क्या महिलाओं में ममता ज्यादा होती है इसलिए शासन में भी ममता दिखाई देगी? है तो ममता बनर्जी में ममता ज्यादा है। पर अभी हमने ये देखा है कि यदि महिलाओं के हाथ में सत्ता आती है कहीं पर, तो वो बड़ी कठोर शासक होती है। तो फिर वो ममता वाला तो कैंसिल हो गया है। हमने पहले भी रजिया सुल्तान कि वो जब भी सभा में आती थी पुरुषों जैसे कपड़े पहनकर आती थी। इसका मतलब महिला राजा बनने के बाद भी चाहती है कि मैं राजा बनूं तो वैसे ही लगूं जैसा पुरुष लगता है। तो महिलाओं वाला गुण तो समाप्त होता जा रहा है, उसमें ज्यादा गुण कौन से आ रहे हैं? पुरुषों वाले। क्यों? जो पहले से परंपरा आ रही है उसको आप तोड़े नहीं सकते, तो फिर तो महिलाओं की सत्ता कभी आएगी नहीं, फिर तो पुरुषों की रहेगी। अभी नॉर्मली यह है, इस पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था में जिसमें पुरुषों की अधिक चलती है, उसमें जब महिला के पास में सत्ता आती है, महिला को पुरुषों से भी क्रूर होना पड़ता है, वरना लोग महिला को शासन करने। बाद में वो जब सीएम बनती है तो वो अकेली चेयर पे बैठती है, बाकी सब करिए खड़े रहो, ताकि इन पुरुषों का ईगो हट कर सके, उन्हें बता सके कि तुम्हारी औकात इतनी है, बराबर बैठने की आवश्यकता। वरना उसको बताए यदि मैंने थोड़ी ढील दी, यदि मैं थोड़ी धीमी पड़ी, मैं थोड़ी कमजोर पड़ी, तो ये मेरे को राज करने देंगे? पहले क्रूर। इसलिए पहले को रजिया रानियां हुई तो उन्होंने भी, यदि किसी पुरुष ने थोड़ा सा भी सामने बोलने की कोशिश की, उल्टा लटका के चमड़ी उतारी जाए इस व्यक्ति, तो क्रूरता एकदम जरा ही उनके अंदर। पर हम ऐसा मानते हैं कि जब दुनिया में सब जगह महिलाओं का राज आ जाएगा, जब पुरुषों की चलेगी, जब महिलाओं के हाथ में आर्थिक सत्ता होगी, महिलाओं के पास रुपए होंगे, राहुल पुरुष जब झाड़ू पोछे करेंगे, राहुल सोच के सहम रहा है सर, प्लीज बोलो भी मत ऐसा, क्या पता जबान फट जाए और ऐसा हो जाए, खराब हो जाएगा काम, है राहुल? हाँ थू थू, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर दूं मैं? हाँ, तो यदि ऐसा हुआ कभी कि महिलाओं के हाथ में सत्ता आई, सब जगह महिलाएं होगी, तब क्या होगा? शासन में ममता आएगी,
शासन में ममता आएगी, शासन थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, तब उसमें लड़ाइयां वगैरह होगी नहीं। उल्टा अब तो हम ये कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लड़ाई कब हुई, 1971 पाकिस्तान के साथ, जब हमने एक नया देश बनाया बांग्लादेश, और उस समय देश में प्रधानमंत्री, तो लड़ाई तो ज्यादा होगी ना अपने तो। पर हम कहते हैं कि नहीं साहब, जब सब जगह आ जाएगा तब ऐसा नहीं होगा। तो ये महिलाओं की खूब सारी चीजें मिल रही है, तो ऐसा कि राहुल कह रहा है कि महिलाओं को ज्यादा चलती है, तो वो सही बात है। वो मात्र सदात्मक व्यवस्था थी, कैसी थी? इवन हम चहुंतड़ो आगे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे लिपस्टिक मिली है वहां से, पूरे मेकअप बॉक्स। तो ये महिलाओं में मेकअप वाला भी पुराना काम है, अब का नहीं। चलो आगे लिखो। है महिलाएं सब जगह होगी तो आपस में लड़ने लग जाएगी। तूने कब देखा कि क्लास में लड़कियां एक दूसरे के जिंटे पकड़ पकड़ के लड़ रही है? लड़के तुम डेली लड़ते रहते हो, कभी किसी बात के लिए गालियां निकालते हो, कभी किसी बात के लिए गालियां निकालते हो। लड़कियां इस प्रकार से करती नहीं, नहीं लड़ती ना? है कभी कभी लड़ती हो तो बड़ा अच्छा लगता है ना? जब कभी यूं लड़कियां आपस में लड़ती है तो यूं लगता है हाँ और लड़ो थोड़ी और। है 2 दिन पहले कहाँ रहता है ऐसे तुमको? लड़कियों के हॉस्टल में रहता है। हाँ बेंच के लिए हाँ, थोड़ी बहुत यूं कह दियो कि तू क्यों बैठ गई और हो गई। लड़कों की तरह थोड़ी बाहर आ जाना, देख लूंगा तेरे को कितने बाप की औलाद है, इस टाइप के थोड़े फर्जी फर्जी के स्टेटमेंट थोड़ी देती है लड़कियां। ठीक है, लड़ ली होगी, किसी कुछ कह दिया होगा, फिर आगे आगे बैठ गई होगी, यही कर लिया होगा ज्यादा ज्यादा। तुम्हारे तरह थोड़ी, तुम एकदम निकम्मे दाप के हो, सीढ़ियों से उतरते हो तो भी पता नहीं क्या क्या बोलते हुए उतरते रहते हो। इतना लड़कों में तो मुझे कई बार लगता है यार कॉमन सेंस ही गायब हो गया कि कहां पर कैसा बोलना है, ये माहौल देख के तो तय होता है। हम सीढ़ियों से उतरते हुए गालियां कैसे निकाल सकते हैं? पीछे कोई 5 लोग आ रहे होंगे, आगे कोई 5 लोग जा रहे होंगे, पीछे कोई लड़कियां जा रही होगी, कोई हो सकता है आगे सर जा रहे हो, पीछे कोई सर आ रहे हो। मैं कल कल परसों क्लास में कर रहा था, मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं रहा कि मैं लिफ्ट का प्रयोग करूं। मुझे लगता है लिफ्ट का प्रयोग उन लोगों को करना चाहिए जिनको किसी न किसी प्रकार की दिक्कत है, बीमार हो सकते हैं वो, है ना, किसी प्रकार को फिजिकल दिक्कत हो सकती है कि भाई सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाए तो उनको आना चाहिए। बाकी मुझे लगता है यदि मैं लिफ्ट से आ रहा हूं उसका मतलब एकमात्र कारण है कि मैं बूढ़ा हो गया, और मुझे ये कतई पसंद नहीं है कि मैं खुद को बूढ़ा, इसलिए मैं हमेशा 2-2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ के आता, भले 5वें फ्लोर पे जाना पड़े। मैंने इस बात को कभी प्रेफर नहीं किया कि मैं लिफ्ट से आऊं। पर पिछले कुछ सालों में जब तुम बच्चे आने शुरू हुए, तुम लड़कों के चक्कर में मैं लिफ्ट से आता हूं, क्योंकि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ऊपर 10 बच्चे जा रहे हैं सीढ़ियों से, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, कुछ ही बोल रहे हैं। अब होता क्या उससे, अब यदि उसने पीछे मुड़ के, आपको पीछे आता उसको पता होता मैं आ रहा हूं, आगे 2 जा रहे हैं उनको पता नहीं, फिर उसको कहता है सर है पीछे, वो बड़ा ऑकवर्ड होता है। मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करता हूं, हो सकता है मैं उनको वहां पे डांटूं, झाड़ू, उनको 4 डायलॉग सुनाऊं, फिर मेरे से 2 घंटे क्लास नहीं ली जाएगी। दिमाग के अंदर वो कि वो बातें चलती रहेगी, पढ़ाएंगे कैसे? तो मैंने कहा बात ठीक है, ये लड़के तो सुधरने नहीं है, ये तो निकम्मे हो गए धाप के, इससे अच्छा अपने किससे चले जाएं, लिफ्ट से चले जाएं। बाकी यार लिफ्ट से केवल वे लोग जाएं जिनके यहाँ तो फिजिकल प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, बीमार हो गए हो या बुढ़ापा आ गया हो, इसके अलावा किसी को भी लिफ्ट का प्रयोग करना। इसके अलावा तुम में से जो जो कोई लिफ्ट में आते हैं, तुम बूढ़े हो चुके हो। क्या हो चुके हो? हाँ और बड़े, हाँ सर हो गए, आएंगे लिफ्ट से आएंगे सर, हो गए सर पूरा। चलो और लिखो। अब राजस्थान आ गया, अब राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में कौन सा पशु ज्यादा, अपने लिए कौन सा पशु फेमस है? ऊंट के लिए फेमस है, लिखो ऊंट की हड्डियां। गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, एकदम अनपढ़, जो एक दिन स्कूल नहीं गया, वो जब खेत में हल चला के आ जाता है ट्रैक्टर से, और उसको आप पूछ लोगे आज खेत में क्या काम किया था, प्लाऊ, वो अंग्रेजी बोल रहा होता है। तो गांव वाले क्या बोलते रहते हैं? सारे दिन अंग्रेजी बोलते रहते, क्या बोलते रहते हैं? अच्छा मुझे बताओ, 15-16 साल का कोई बच्चा हो यदि, तो इंग्लिश में उन लोगों के लिए क्या टर्म यूज में आती है? 14-15 साल के जो होते हैं, टीनेजर, क्या कहते हैं? टीनेजर कहते हैं, टीनेजर्स है ये जो एज ग्रुप है भाई, 13 से लेके 17-18 तक का, ये कौन सा एज ग्रुप है? टीनेजर, टीनेजर कहते हैं। अपने गांव में ये 10-11 साल के जो 20 प्रकार बच्चे होते हैं, गांव वाले कहते हैं टिंगर, क्या कहते हैं? टिंजर 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 करते करते क्या बना गए? तो अपने एकदम अंग्रेजी बोलते हैं, सारे के सारे अंग्रेज हैं अपने, ऐसा माना जाता है। ध्यान देना इस बात पे, ऐसा माना जाता है। कभी भारत के लोग और यूरोप के लोग, कहां कहां के, ये एक ही जगह रहते थे। फिर कुछ लोग चले गए यूरोप और कुछ लोग कहां पे आ गए? भारत। जब एक ही जगह रहते थे तो भाषा एक ही रही होगी, फिर दोनों अलग अलग चले गए तो भाषा वही रही, उसमें वर्ड्स चेंज होने लग गए, बोलने का तरीका चेंज होने लग गया, तो वो उनका टीनेजर आपका टिंगर हो गया। आप कभी संस्कृत में मम्मी को बोला करते थे, क्या बोलते थे?
उधर जाके उनका वही हुआ। बाकी है तो माँ ही, वो का वही वर्ड बन रहे हैं, तो एग्जैक्टली दोनों वर्ड। इवन अपने अशोक, अशोक का नाम सुना, अशोक, ग्रेट अशोका। अशोक के अभिलेख में एक वर्ड है, क्या वर्ड है? अशोक के अभिलेख, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड है? और इसका मतलब वहां पर है पाप, क्या है? अंग्रेजी में भी तो यही होता है, क्या मतलब होता है? खूब सारे वर्ड्स आपस में मिलते हैं, तो इसलिए भारत की भाषाओं को और यूरोप की भाषाओं को एक साथ मिला के जब नाम लेते हैं तब बोलते हैं भारोपीय। क्या बोलते हैं? भारत प्लस यूरोपीय। तो भारत प्लस यूरोपीय मिला है, तो इसलिए क्या हो गया? तो कभी कोई आपसे पूछ ले कि भारोपीय भाषाएं कौन सी, तो बता सकते हो? भारत की भाषा और यूरोपीय भाषाओं को मिला क्या बोलते हैं? भारोपीय। कभी को पूछ ले कि शब्दों में समानता क्यों दिखाई देती है, तो बताना कि किसी समय ये लोग सिविलाइजेशन में एक ही जगह रहे होंगे, धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ, तो कुछ लोग आ गए भारत की तरफ और कुछ लोग कहां चले गए? यूरोप की तरफ वाले थोड़ी ठंडी जलवायु में गए, इसलिए गोरे हो गए। हम गर्म जलवायु में है, इसलिए कंपनी कलर चेंज है। इतना ही तो फर्क आया, और क्या चेंज है? तो हमें एक खेत मिला है, जुता हुआ खेत, उस खेत को देख के ये लगता है कि वो एक साथ दो फसलें उगाते थे। एक मुख्य विशेषता तो है पक्के ईंट है। एक सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता है नालियां। क्या है? बहुत अच्छी नालियां बनी है, बहुत अच्छा ड्रेनेज था, हर घर के बाहर एक नाली बनी हुई है। वो नाली जो है वो बाहर बड़े नाले में जाके मिलती है, बड़ा नाला जो है वो गांव के बाहर जाता है एकदम। वो जो नालियां बनी है उन सब के ऊपर में ढकी हुई नालियां हैं, बीच बीच में जगह जगह छेद रखे हुए हैं ताकि कचरा आ जाए तो वहां से निकाला जा सके। सारी पक्की ईंटों की नालियां, किसकी है? पर अपने यहाँ ढंग की नालियां नहीं, इवन कई जगह तो नालियां है ही नहीं। तो कोई आपसे पूछे कि कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एक सेंटर है जहां पर ढंग की नालियां दिखाई देती? अच्छा, मैं अभी आपको बता रहा था कि दो पार्ट है इसके, एक तो वेस्टर्न पार्ट और एक कौन सा है? ईस्टर्न पार्ट। राजा किधर रहता होगा? वेस्टर्न पार्ट में। तो राजा ने यज्ञ वगैरह भी करवाए होंगे, तो यज्ञ के लिए क्या चाहिए? अग्निकुंड। क्या चाहिए? अग्नि। तो हमें यहां से 7 अग्निकुंड मिले। कितने? सुनना मेरी बात, कितने अग्निकुंड है? कौन से भाग से? अच्छा, अग्निकुंड, यदि कोई अग्निकुंड मतलब किसके लिए? यज्ञ के, तो नीचे बनाए जाएंगे, ऊंचे बनाए जाएंगे? तो प्लेटफॉर्म बनाया, चबूतरा बनाया, और चबूतरे के ऊपर अग्निकुंड है ताकि वहां बैठ के अग्निकुंड और नीचे लोग बैठे रहे, इस प्रकार से हो सकता है। तो सारे के सारे अग्निकुंड किस साइड से मिले? पश्चिमी भाग से। और सारे के सारे किस पर बने हुए? ऊंचे चबूतरे पर। किसे बने हुए? और जहां जहां अग्निकुंड बनाए वहां पास में कुआं बना रखा है। पास में क्या बना रखा है? ना क्या? अग्निकुंड मतलब यज्ञ, यज्ञ तो पवित्र है। तो हो सकता है अब भाई किसी कोई एक आदमी को यज्ञ में भाग लेना हो, कहीं से पैदल चल के आया होगा, इतनी दूर से आया, बीच में गंदगी लग गई होगी, कल चला होगा, आज पहुंचा होगा, हो सकता है तो पहले नहा ले और नहा के यज्ञ में बैठ जा। तो वो जो अग्निकुंड मिले कितने हैं? कौन से भाग से? किस पे बने हुए? ऊंचे चबूतरे। पास में क्या है? आई बात समझ में? लिखो, 7 अग्निकुंड, 7 फायर अल्टार्स। 7 अग्निकुंड, 7 फायर अल्टार्स। 7 फायर अल्टार। अब इसके ब्रैकेट में लिखो, मैं बताऊं वैसे 2-3 चीजें लिखेंगे। लिखो, पश्चिमी भाग में, इन वेस्टर्न पार्ट, कॉमा लगाओ, ऊंचे चबूतरे पर, ऑन हाई प्लेटफॉर्म, ऊंचे चबूतरे पर ऑन हाई प्लेटफॉर्म, कॉमा लगाओ, पास में कुआ, एलोंग वेल, पास में कुआ एलोंग वेल। तो उन फायर अल्टार की क्या विशेषता बताओ देखे? पश्चिमी भाग में, अच्छा, एक जुता हुआ खेत मिला, इसका मतलब हल चलाया, तो हल में किसका, पशु का प्रयोग करते हैं? तो एक बैल की मण मूर्ति मिली यहां से भी, पर वो जो बैल की मण मूर्ति, उसमें उस बैल को देख के लग रहा है ऐसे बैल भाग रहा है। बैल क्या कर रहा है? जैसे किसी के पीछे भागा है बैल, वैसा बैल बनाया हुआ है यहाँ पे। लिखो, भागते हुए बैल की मण मूर्ति, चेजिंग बुल टेराकोटा। बुल चेज कर रहा है किसी को चेजिंग बुल टेराकोटा, भागते हुए बैल की मण मूर्ति, चेजिंग बुल टेराकोटा, भागते हुए बैल की मण मूर्ति, चेजिंग बुल टेराकोटा। इतने लंबे टाइम तक लोग रहे हैं तो लोगों को दफनाया भी गया होगा। तो कुछ कब्रें ऐसी मिली है जहां पर एक साथ 2 लोग हैं, 2 लोग दफनाए हुए। देखो, युग्मित समाधान, कपल बरियल्स, युग्मित समाधान, कपल बरियल्स। युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। इसका मतलब 2 लोगों को एक साथ दफना दिया गया। युग्मित समाधान, कपल बरियल्स। अब शायद सती प्रथा टाइप का कुछ रहा हो। सती प्रथा में क्या होता था?
पति की मृत्यु होती थी, पत्नी उसके साथ में जल जाया करती, एक साथ दो लोग हुए, तो ये दफनाने वाले के अंदर भी तो ऐसा हो सकता है। पर हम कहते हैं सिंधु घड़ी सभ्यता मात्र सतात्मक है। कैसी है? तो पितृ सतात्मक आई तब तो कहा कि पति की डेथ होगी तब पत्नी उसके साथ जल जाएगी, तो मात्र सतात्मक में क्या रहा होगा? है? माँ बेटे के साथ मात्र वही होगा। महिलाओं की सत्ता होगी, तो महिलाओं की सत्ता होगी तो क्या होगा बता? पत्नी के साथ पति क्या होगा? और जलाओ नहीं दफनाओ तो लुगाई मरेगी। आदमी को झिंडे पकड़ के लाएंगे, साथ ही दफना देंगे उसको, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, है ना? तो ऐसा उस तरफ इशारा है, कोई ना कोई से सती प्रथा टाइप का कुछ उनका है। या ऐसा हो सकता है कि कोरोना जैसी बीमारी आई हो और बहुत सारे लोग मर गए। कोरोना में किया था। कोरोना में जब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु हो रही थी, घर वालों को डेड बॉडी भी दे, तो दो दो तीन तीन को एक साथ अंतिम संस्कार कर दिया था। आप तो कभी गंगा जी जाइए, बनारस जाइए, गंगा जी की घाट देखिए, वहां जो गंगा जी के आसपास में लोग रहते हैं वो ऐसा मानते हैं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उनको गंगा जी के पास में यदि जलाते हैं तो स्वर्ग मिलता है। उन लोगों का ऐसा मानना है। तो वहां पे घाट बने हुए अलग अलग, इन घाटों पर अंतिम संस्कार होगा। आप कभी भी चले जाएंगे, कितने बजे भी। मैं मतलब अभी थोड़े दिन पहले बनारस गया था और घाट पे गया था सुबह सुबह 4 बजे, तो भी लाशें जल रही थी। तो घाटों पे लाशें जलती रहती है। तो वहां जो लोकल मेरे साथ थे उन्होंने कहा भाई कई बार तो लाशें बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर एक साथ ही जलाते हैं। ऐसा यहाँ पर भी तो हो सकता है कि कभी एक साथ ज्यादा मृत्यु, महामारी पेंडेमिक आई हो और एक साथ को दो लोगों को दफना दिया गया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लग गई हो, तो नजदीक नजदीक दफनाया हो, फिर अपने को लगता है कि वो एक साथ दफना दिए गए हो। पर कुल मिला के याद रखना क्या मिले यहाँ से? युगमित समाधान। क्या मिले? युगमित समाधान। एक कोई डेड बॉडी मिली है, उसका जो सिर है ना, जो ऊपर वाला भाग, जो स्केल क्या कहोगे इसको, स्कल है ना, खोपड़ी जो है, खोपड़ी, उस खोपड़ी में 6 छेद है। क्या निकले हुए? लिखो, 6 छेद वाली खोपड़ी। कितने छेद वाली खोपड़ी? अच्छा, क्यों कर दिया उन्होंने? दो दो तरफ इशारा है उनका। एक कई बार ऐसा होता है कि मान लो मेरे यहाँ पे लग गया है ना, मैं बाइक से गिर गया या कुछ और कोई कट लग गया मेरे यहाँ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का टांके लगाऊंगा। टांके समझते हो कि मैं टांके लगा दूंगा। अब स्टिचिंग, अब डॉक्टर ने मेरे यहाँ पे टांके लगा दिए। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब, अब तो उनका 10 दिन बाद वापस संक्रमण। अब मैं 10 दिन बाद गया, डॉक्टर साहब ने टांके हटाए, पर वो निशान बने रहते हैं। और जब तक मैं जीऊंगा तब तक वो निशान रहेंगे। मतलब लोग यूं देख, अरे लगी थी क्या? हाँ काफी साल पहले लगी थी, तो निशान पड़ा है। इस पे निशान वैसे हैं। मतलब एक तो क्या होता है, व्यक्ति चोट से मर जाए, एक्सीडेंट हुआ, गिरा बंदा, हाथ वहां तो मर गया, एक तो वो है। एक एक्सीडेंट हुआ, बंदे की लगी, उसका इलाज हुआ और बहुत साल बाद जो मरा वो निशान पड़े थे उसके, ये वैसा है। मतलब चोट से नहीं मरा हुआ है, चोट का निशान भर गया है, उसके बाद में आदमी मरा है। इसका मतलब वो निशान क्यों है? तो दो ही है, या तो ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी की है। क्या किए? अब उनका तरीका सर्जरी का पता नहीं क्या रहा होगा, पर ऐसा कुछ ना कुछ किया। या एक और होता है, अभी भी गांव में ना बुखार का, बुखार जानते हो, बुखार समझ गए, फीवर जो होता है, कभी बुखार का सीजन आता है तो गांव में अभी भी कई बार, अब कम हो गया, पहले ज्यादा सुनने को मिलता था कि किसी की बुखार में डेथ हो गई। आप गांव वालों से पूछो भाई क्या हुआ था, कि बुखार आई थी, बुखार में डेथ हो गई व्यक्ति की। और बुखार में कैसे डेथ हो सकती है? तो गांव वाले बड़ी सिंपल भाषा में कहते हैं कि माथम चढ़ गई, दिमाग में बुखार चढ़ गई थी, इसलिए नाम ये दिमागी बुखार। क्या नाम है? किसी टाइम उसका वो इलाज था कि यदि ऐसे चढ़ जाए तो उसमें छेद निकाले जाए, तो जो गर्मी है वो बाहर निकलेगी। हो सकता है वैसा कुछ उनकी बीमारी हुई हो, इस वजह से वो छेद निकालने पड़ गए हो। अपने को एकदम नहीं पता, उसको बोलते हैं मस्तिष्क शोथ, है ना। हम खोपड़ी के अंदर तो छेद है, खाली खोपड़ी थोड़ी दफना रखी है। और जब खोपड़ी कोई इस प्रकार से लेके जाएगा, वो दफनाएगा क्यों फिर? वो तो जादू टोना ही करेगा उससे। फिर मैंने और कहा कि वो जो चोट के निशान है वो बहुत पहले के हैं, निशान पहले के, आदमी मरा बहुत बाद में है। यदि मरने के बाद के होते तो वो दिखते ना वैसे चोट के निशान, तो ज्यादा उस तरफ इशारा है। ये पानी की बोतल है, मैं आपको पूछू कौन सी कंपनी की, तो आप नाम देखे होता, मिल्टन, मिल्टन कंपनी। कैसे? आंसर ही लिखा हुआ नाम, तो नाम कैसे लिखा है इस बोतल पे? कुछ छापा है ना, कोई इस प्रकार का छापा रहा होगा जो यहाँ पे लगा दिया और ये छप गया, यही तरीका है। या हो सकता है आपको सर कोई मशीन है, घर 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 चला दी, इस पे कर दिया, ऐसा कर दिया होगा। आप गांव में आज भी अपने पुराने जो थाली वगैरह पड़ी हो, घर वाले नाम लिखवा लिखवा के लाते थे भाई साहब, है ना, है?
अभी भी लाते हैं ना कि हमारा बर्तन को दूसरा लेके जाना नहीं चाहिए, और दूसरा ले जाए और उनके घर पे मिल जाए, मम्मी लड़की और आ जाती है, चोरी कर लाए हमारे घर से तुम लोग, तो वो पहले नाम नाम लिखवाया करते। मैं जयपुर आ गया था रहने के लिए 2010 में, तो 2010 से लेके 2023 तक, जब तक ब्याह नहीं हो गया था, अलग अलग रूममेट्स रहे खूब सारे। अब रहे तो अब मैं रहता था, मैं रहा परंपरागत रूप से एक पक्का। अब मेरे साथ कोई रूममेट आया, साल भर रुका, फिर वो चला गया, फिर कोई दूसरा आया, फिर वो मेरे साथ 5-7 साल रहा, वो चला गया, बीच में कोई 3 महीने आया, कोई 4 महीने, ऐसे खूब सारे आए। तो कोई आया तब एक थाली लेके आया, हमने कहा बाकी बर्तन लाने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास पड़े, एक भी मत लाना, पर एक थाली तो अगला लिया गया। तब उसको लगा एक थाली का तो क्या ही लेके जाऊं, तो हमारे पास छोड़ गया। तो हमारी किचन में राजस्थान के हर जिले का बर्तन था, सब पे नाम और लिखे हुए। यदि कोई हमारी किचन आके संभालता, उसको लगता है मोटे चोर है। सब जगह से चोरी कर करके लिया है। तो यह यहाँ पर यह है। तो अब इससे अपने को कंपनी का नाम पता चलता है, अब कंपनी का नाम पता चलता है, कंपनी अच्छी है बुरी है, इस प्रकार की भी कई चीजें होती है। अच्छा, अब ये तरीका है, जब ये छापा ऐसा नहीं होता था, या जब इस प्रकार से मशीन नहीं थी, तब मान लो मेरे को ये बोतल कहीं भेजेंगे, मेरे को मेरी कंपनी बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा? कोई दूसरा तरीका होना चाहिए मेरे पास में। तो एक पत्थर होता है, बहुत मुलायम सा एक पत्थर होता है, उसको बोलते हैं सेल खड़ी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटाइट। तो स्टेटाइट पत्थर का दो, या सेल खड़ी का दो, या सोप स्टोन जिसको अपने कहते हैं ना, वो पत्थर होता है, बहुत मुलायम पत्थर होता है। उस बहुत मुलायम पत्थर की लेयर्स उतारते, छोटी छोटी लेयर्स बनाते हैं उसकी, अलग अलग शेप की, ऐसी अलग अलग लेयर बना लेते हैं। अब मान लो जिस कंपनी का सामान, मान लो स्प्रिंग बोर्ड का सामान है, तो अब किसी आदमी को भेजना होता, तब वो यहां पे लिखता बाकायदा, इस पे लिखता स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी, और यहां पर स्प्रिंग बोर्ड का चिन्ह बना देता, स्प्रिंग बना देता। अब मान लो मेरे को बोतल जयपुर से जोधपुर भेजनी है, और जोधपुर में जो कोई बंदा है उसने मान लो 10 अलग अलग कंपनियों की बोतल मंगाई है सबने। अब मैंने मेरे वाली कंपनी की भेजी, तो मैंने वो मेरा एक पत्थर लिया, वो पत्थर इसके ऊपर चिपकाया, है ना, इसके ऊपर चिपका देता मैं, उसके ऊपर मैं लिख दिया एसबी, और एक क्या बना दी, स्प्रिंग। ऐसे उसने 15 कंपनियों की बोतल मंगवाई अलग अलग। अब जब वो जोधपुर जाएगी, तो उस जोधपुर वाले को क्या पता कौन सी कंपनी की बोतल है, तो उसको पढ़ लेगा। अब वो जो मैंने उसके चिपका रखी ऊपर, उसको बोलते मुहर। क्या बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में अपने नाम है सील, सील्ड, है ना, लगा दी उस पर, एकदम सील लगा दी मैंने उसके, तब वो सील। अब यदि अगला बंदा, जोधपुर वाला जो बंदा है, यदि वो पढ़ा लिखा है, तब तो नाम पढ़ ले, यदि अनपढ़ है तो स्प्रिंग का साइन देख ले। उन्होंने दोनों तरीके बनाए, पढ़ा लिखा आदमी है तब तो नाम देख के कंपनी पहचान लेगा, यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो कंपनी का लोगो, हर कंपनी ने अपने लोगो बनाए, लोगो देख के बनाने लगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नहीं है तो वहां से ऐसे मुहरे मिली, इस कालीबंगा की सिंधुगढ़ सभ्यता की पूरी विशेषता, यहां से क्या मिलती है, मुहरे। क्या मिलती है? मुहर। उस मुहर से क्या पता चलता है? कंपनी का नाम। क्या पता चलता है? कंपनी का लोगो। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अब वो मैंने यहाँ पे सील लगा के भेजी, यदि वो सील हटी हुई है, इसका मतलब माल किसी ने बीच में निकाल लिया, तो क्वालिटी और कंपनी, मतलब क्वालिटी ने यदि हटाई हुई है, इसका मतलब क्वालिटी बिगड़ गई, और लगाई हुई है, इसका मतलब क्वालिटी तो है, तो कंपनी कौन सी है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ओनरशिप क्या है, ये दोनों जिस चीज से पता चलती, वो क्या हुआ करती थी, मुहर। क्या होती? पूरी सिंधुगढ़ सभ्यता में खूब मुहरे मिली, सब पे चिन्ह बने हुए, किसी पे गेंडा बना हुआ है, किसी पे हाथी बना हुआ है, किसी पे बैल बना हुआ है, सब पर बने हुए उनके। वो ज्यादातर जो मुहरे मिली, उनकी शेप कैसी है, बेलन जैसे आकृति, बेलन जैसी आकृति मिली। हमने कहा ऐसी मुहर अपने होती नहीं थी, सिंधुगढ़ सभ्यता में किसी भी सेंटर में इस प्रकार की मुहर मिली नहीं। इसका मतलब यह सामान बाहर से आया कहीं से, तो बाहर से कहां से, तो जहां पर इस प्रकार की मुहर होती है। इस प्रकार की मुहर कहां होती थी? कि मेसोपोटामिया। कहां होती थी? मेसोपोटामिया कहां? इराक। ईरान नहीं, इराक। दो नदियां, दजला और फरात। कौन कौन सी? टिग्रिस और यूफ्रेटस। कौन कौन सी दो नदियां? टिग्रिस और यूफ्रेटस। इराक में दजला व फरात नदियों के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता कौन सी थी? उस मेसोपोटामिया सभ्यता इंडस वैली के बराबर की थी, समकालीन कंटेम्पररी सभ्यता। तो उनकी चीजें यहाँ आएगी, यहाँ की चीजें वहां जाएगी। तो मेसोपोटामिया की चीजें कालीबंगा आती थी। हमारे पास क्या प्रूफ है? बेलनाकार मुहर। क्या प्रूफ है? लिखो, बेलनाकार मुहर, सिलिंड्रिकल सेल। लोगों ने मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड किया है, उन लोगों ने इजिप्ट, मिस्र के साथ में ट्रेड किया है। उन्होंने पक्की ईंटों के मकान बनाए, पक्की ईंटों की नालियां बनाई, है ना, पूरे पूरे शहर डेवलप किए, उनमें इतने बड़े बड़े बाथ टब बनाए, इतने अग्निकुंड बनाए। फिर अचानक वो पूरी सभ्यता डिक्लाइन कर गई। उस सभ्यता का बाद के वर्षों में हमें कोई भी पता चलता
कौन थे वे लोग, कहां चले गए, इस पर अभी तक रिसर्च है। एक अभी तक की उसमें कॉम्प्लिकेशन यह है कि उन मुहरों के ऊपर जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ नहीं पा रहे। लिखा है उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन उसको हम पढ़े, जब तक वो पढ़ नहीं पा रहे हमें यह भी नहीं पता चला उनके विचार क्या है। हम उनके चिन्हों को देख के, उनकी जगह को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कुछ ऐसा करते होंगे, पर एग्जैक्टली क्या किया था वो हमें पता क्या हुआ था, कहां से लोग आए थे, कहां चले गए वो लोग, उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं। पर इतने बड़े सेंटर, इतने पूरे भूभाग है, मतलब पाकिस्तान का आदमी भी वैसा ही मकान बना रहा है, हनुमानगढ़ का आदमी भी वैसा ही मकान बना रहा है, गुजरात का आदमी वैसा ही मकान बना रहा है। एक लंबे एरिया के अंदर एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, तो कोई एक वो मैकेनिज्म तो रहा होगा उन लोगों का कि सब जगह एक जैसा कुछ किया जाए। वो पूरा मैकेनिज्म एक साथ गड़बड़ाया है, तो उसके अलग अलग कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि पूरी सभ्यता नदियों के पास में थी। किसके पास थी? और नदियां कई वर्षों के बाद में अपने मार्ग चेंज करती है, तो रूट चेंज हो गए होंगे नदियों के, रूट चेंज हुए होंगे नदियों के। अब उनका तो पूरा किस पर था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होनी बंद हो गई होगी, तो उस जगह को छोड़ के और कहीं चले गए होंगे, और जहां दूसरी जगह गए होंगे वहां पर उन लोगों से वैसे शहर नहीं बनाए गए जैसे पहले थे। तो मैं आज कहता हूं भाई, आज चित्तौड़गढ़ का किला, जो मेहरानगढ़ का किला हमारे पूर्वजों ने बनाए ना, अपने राजस्थान के लोगों ने बनाए 500 साल पहले, आज किसी को तो वैसा बनाए तो सर ने, जबकि टेक्नोलॉजी ज्यादा है, लेकिन अपने से वैसा वैसा बनेगा नहीं। इसका मतलब उन लोगों का कोई टेक्नोलॉजी अलग प्रकार की होगी जो हमें आज पता नहीं है, ये हुआ होगा। एक कारण ये माना जाता है कि नदियां अपना रूट चेंज कर गई। अभी मार्च का महीना था पिछला, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मार्च का शुरू हुआ, मार्च वाला महीना, मार्च मतलब सर्दियां खत्म हो रही है, फरवरी तक तो सर्दियां पड़ी रही थी, मार्च में मतलब सर्दियां खत्म हो रही है, और अचानक बहुत भयंकर गर्मी आ गई थी शुरुआत में, 5-7 दिन बहुत ज्यादा गर्मी रही, फिर बीच में बरसात आ गई और वापस रजाइयां निकलवा दी। मतलब मौसम का पता नहीं चल रहा था, गर्मी है, सर्दी है, रजाई ओढ़नी है, नहीं ओढ़नी है, अंदर रखनी है, बाहर रखनी है, यह भी पता नहीं चल रहा था। इकोलॉजिकल इम्बेलेंस, मौसम का पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर ठंड है नहीं है, क्या पता इनके साथ भी ऐसा रहा हो। जहां बरसात ज्यादा होती थी किसी इलाके में, वहां पे बरसात होनी अचानक की क्या हो गई हो, बरसात होनी बंद हो गई। बरसात नहीं तो नदियां नहीं, नदियां नहीं तो पानी नहीं, तो नदियां सूख गई।